इमेजिन आप आज से हजारों सालों पहले रह रहे हो। अपने आसपास की चीजें या नेचर्स के लॉज के बारे में आपको उतना नहीं पता हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास खेलते हुए किसी बच्चे को देख लीजिए। अगर नहीं तो थोड़ा अपना बचपन याद कर लीजिए। कैसे आप हर चीज के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होते थे। पेन खोल कर देखो, इसमें क्या है, ये कैप्सूल के अंदर क्या है, ये टॉय कार चलती कैसे है, टीवी के पीछे ऐसा कौन सा दरवाजा है जिससे लोग अंदर जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते थे। ये करेंगे तो कैसा होगा, वो करेंगे तो कैसा होगा। ये जिज्ञासा जो कि ह्यूमन ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी है, आप में तब तक थी जब तक आप फैक्ट्स के बोझ के तले नहीं दबे थे। ये सच है और बस यही सच है कि थ्योरी नहीं थी। जब आप सच ढूंढते थे, खोजते थे, जब आपके मन में हजारों सवाल होते थे, उन सवालों के जवाब तलाश करने की इच्छा होती थी। शायद ऐसी ही तलाश होगी उन फिलोसफर्स को जिनकी लिखी थ्योरीज और आइडियाज आज हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं और पढ़कर बोर होते हैं, जिनके दिए हुए पोस्टुलेट्स हमें याद करने पड़ते हैं और जिनके दिए हुए फॉर्मूलाज हमें रटने पड़ते हैं। मुश्किल होता है टेक्स्ट बुक से लिखे हुए वर्ड्स को याद करने में, मुश्किल होता है फॉर्मूलाज को रटने में। मुश्किल होगा अगर आप स्कूल बेंच पर बैठकर टेक्स्ट को देखते हुए वो बोरिंग वर्ड्स देखें और उसको याद करने की कोशिश करें। लेकिन आसान होगा अगर आप उस दुनिया में जाएं जब ये सारे वर्ड्स नहीं थे, उस वक्त जब लोगों के दिमाग में बस सवाल थे। सवाल कि ये दुनिया कैसी है, सवाल कि सूरज ईस्ट में उगता वेस्ट में डूबता है, सवाल कि दिन और रात कैसे होते हैं, सवाल कि हमारे आसपास की चीजें किस चीज से बनी हुई हैं। उस वक्त जब जवाब नहीं था, बस सवाल था, और उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक एडवेंचर। एक बार ब्रेन की एक और खासियत का इस्तेमाल कीजिए और अपने इमेजिनेशन को जगाइए। चलिए उस दुनिया में जहां पर बस सवाल है। सवाल, ये खूबसूरत दुनिया और ये मिस्टीरियस दुनिया आखिर बनी कैसे है। ये मिस्ट्री जो आज भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सुलझी हुई है, लेकिन फिर भी इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कोशिश बहुत हुए हैं। कौन सी कोशिश सही है, कौन सी कोशिश गलत, हम आज भी नहीं जानते। फर्ज कीजिए कि आपको पता ही नहीं कि ये दुनिया कैसे बनी है। फिर भी क्या ये मुश्किल है सोचना कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएंगे तो एक वक्त आएगा जिसे और ज्यादा उसे तोड़ नहीं पाएंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस एक पेपर लेकर उसे फाड़ने की कोशिश कीजिए। फाड़ते फाड़ते एक टाइम पर वो इतना छोटा हो जाएगा जिसे आप और नहीं फाड़ पाएंगे। कुछ ऐसी ही सोच, कुछ ऐसी ही थ्योरी थी इंडियन फिलोसफर महर्षि कर्णट की और ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस की। दो अलग जगह, दो अलग लैंग्वेज, इसीलिए इस सोच का नाम दो अलग अलग। जहां महर्षि कर्णट ने उस बहुत छोटे अनडिविजिबल पार्टिकल का नाम परमाणु रखा, वहीं फिलोसफर डेमोक्रिटस ने उस पार्टिकल का नाम एटमोज रखा, जिसे आज हम एटम्स के नाम से जानते हैं। ख्याल गलत नहीं थी, बात भी सही थी। जो दिखता है वही सच होता है, पर काश हमारी दुनिया इतने सिंपल फिलॉसफी से चल पाती। सच क्या है ये शायद हमें दिख भी नहीं पाता, और कभी कभी तो हमारी सोच से भी परे होता है। किसने सोचा था कि जिन एटम्स को इंडिविजिबल माना जाता था उनके भी छोटे टुकड़े हो सकते थे। तो ये सच जो बहुत सालों से सच ही था, एक एक्सपेरिमेंट ने इस सच को पूरी तरह से झुठला दिया। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की हुई डिस्कवरी ह्यूमन ब्रेन्स में एस्टैब्लिश्ड एक फैक्ट को पूरी तरह से झिझोड़ रही थी। मानना मुश्किल था, पर यह साबित हो चुका था कि एटम्स भी डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इलेक्ट्रॉन से बहुत पहले इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी जिसका मेन कारण मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। पर फिर जो दिखता है वही तो बिकता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने आसपास देख सकते थे, बिजली का चमकना उसी का तो एक एग्जाम्पल है, बट इलेक्ट्रॉन्स को देखना नामुमकिन था, क्योंकि चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पहले से पता था। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद एक बड़ा सवाल उस वक्त के विज्ञाताओं के दिमाग में आया। चार्जेस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सवाल ये था कि अगर लाइक चार्जेस रिपेल कर रहा है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है, और एटम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो फिर क्या वजह है कि दुनिया के सारे एटम्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उसको अट्रैक्ट नहीं करते।
कैसे हमारे आसपास की सारी चीजें एक साथ खड़ी हैं, जबकि वो सारे एटम से बने हैं जिसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। पेन की लीड से लेकर पूरे यूनिवर्स तक कुछ भी एक साथ एक जगह पर नहीं हो पाता अगर एटम्स सिर्फ और सिर्फ निगेटिवली चार्ज होता। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे रिपेल कर रहे होते। बट यूनिवर्स है, आपकी पेन की लीड भी है, इसका मतलब एटम्स सिर्फ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो नहीं है। अगर उसमें सिर्फ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं है तो इसका मतलब कुछ है जो उसको बैलेंस करता है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दो टर्म हमने दो अपोजिट नेचर की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है। अगर हम लोग ब्लैक और व्हाइट वर्ड सेलेक्ट करते तो आज आप लोग पढ़ रहे होते कि एटम के अंदर एक पार्टिकल है जो ब्लैक कलर का है और एटम के अंदर एक पार्टिकल है जो व्हाइट कलर का है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दो डिफरेंट पार्टिकल्स को, दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक के पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। तो एटम्स में निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। थ्योरेटिकली ये बात तो साइंटिस्ट को समझ में आ चुकी थी, बट उस टाइम तक एक्सपेरिमेंट्स अपने जोरों पे था। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। तो अब साइंटिस्ट के मन में जो सवाल थे उस सवाल का जवाब मिल चुका था। एटम्स एक्चुअल में न्यूट्रल होते हैं, जिसमें जितने निगेटिव पार्टिकल्स उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल्स। एटम्स के अंदर अगर निगेटिव पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं तो एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली एटम्स पे पॉजिटिव पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं तो एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ये थ्योरी तब के लोगों के दिमाग में चल रही होगी। ये थ्योरी कितनी सच है और कितनी नहीं, ये हम आगे जानेंगे। अब साइंटिस्ट के सामने सवाल ये था कि ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के अंदर अरेंज किस तरह है। तो इन सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।